नमस्कार साथियों, एग्जाम के अभ्यास में आपका स्वागत है। महामैराथन क्लास में आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो सीटेट से रिलेटेड है और 100% आने की संभावना है, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? ए, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि गुणात्मक होता है, विकास मात्रात्मक होता है। दोनों एक ही है, वृद्धि केवल शारीरिक होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ए, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कैसे। वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन, लंबाई, वजन, आकार आदि को दर्शाती है या मापी जाती है, इसलिए यह मात्रात्मक होता है। विकास समग्र परिवर्तन में है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि सभी पक्ष शामिल हैं, जो गुणात्मक होते हैं। सीटेट में यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बेसिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? ए, जन्म से, बी, गर्भधारण से, सी, 2 वर्ष की आयु से, डी, स्कूल जाने से। जल्दी आप लोग बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा बी, गर्भधारण से। विकास जो है गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्भ में ही कोशिकाएं विभाजित होकर अंगों का निर्माण करती है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि भी गर्भ अवस्था में ही मापी जा सकती है। सीटेट में यह ट्रिकी प्रश्न बार बार आता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिकी प्रश्न बार बार आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, विकास सतत प्रक्रिया है। बी, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। सी, विकास एक समान गति से होता है। डी, विकास व्यक्तिगत अंतर होता है। जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सी, विकास एक समान गति से होता है। विकास असमान गति से होता है, इसमें तेज और धीमी अवधि होती है। चौथे प्रश्न में आते हैं, विकास का सेफ्लोकेडेल सिद्धांत किसका उदाहरण है? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा ए, सिर से पैर की ओर विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर जाता है, हेड टू फुट। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। बच्चा पहले सिर उठाता है, फिर बैठता है, फिर चलता है। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। वृद्धि और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? इसका आंसर होगा आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का संयुक्त प्रभाव। देख लेते हैं हम लोग कैसे। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के इंटरेक्शन से होता है, और ये सीटेट में क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात इसको याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
कोई भी एक कारक अकेला जिम्मेदार नहीं होता है। छठे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, विकास व्यक्तिगत अंतर दिखाता है यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट। हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई देर से चलता है, इसलिए शिक्षक को सभी बच्चों के लिए एक जैसी उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर होगा उसका मैंने आपको व्याख्या बता दिया कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई देर से बोलता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में विकास की दिशा मुख्य रूप से कैसी होती है? इसका आंसर होगा समान से विशिष्ट की ओर। कैसे, आइए हम लोग समझते हैं। बच्चा पहले समान क्रियाएं करता है, जैसे हाथ हिलाना, फिर विशिष्ट उंगली से पकड़ना। यह तो जनरल टू स्पेसिफिकेशन सिद्धांत है। आठवें प्रश्न पे आते हैं, विकास एक प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा सतत। देख लेते हैं कैसे। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह कभी रुकता नहीं है, इसलिए विकास की जीवन भर की प्रक्रिया माना जाता है। नौवें प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में नहीं है? यह गुणात्मक परिवर्तन है, बी यह मापने योग्य होता है, सी यह व्यवहार में बदलाव लाता है, डी यह हमेशा स्थायी होता है। जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा बी। अब क्यों, आइए हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि को लंबाई, वजन, हाइट आदि से मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापना कठिन होता है क्योंकि यह गुणात्मक होता है। अब हम लोग 10वें प्रश्न आते हैं, परिपक्वता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पर्यावरण से, आनुवांशिक कार्यक्रम से, शिक्षा से, खेल से? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिक कार्यक्रम से। 11वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एस्पिरेशन टाइप के होते हैं, ठीक है, निष्कर्ष टाइप के, उस पर हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहले कथन क्या है? विकास सतत और असमान गति से होता है, कारण हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है और इसमें तेज धीमी अवधि होती है। तो ऑप्शन ए दोनों सही है, और कथन कथन की और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दोनों गलत हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ए। क्यों होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। विकास सतत है, जन्म से मृत्यु तक, और असमान गति से होता है। कारण बिल्कुल सही व्याख्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में सही है? विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। विकास प्रकृति और पालन पोषण दोनों के अंतरक्रिया से होता है। विकास केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है। विकास में व्यक्तिगत अंतर नहीं होता है। जल्दी से आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विकास प्रकृति और पालन पोषण दोनों के अंतरक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं,
कथन, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास भाषा पर निर्भर नहीं है। निष्कर्ष, भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ए, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। बी, कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है। सी, कथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है। अब क्यों गलत है आइए हम लोग देख लेते हैं। पियाजे का मत है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्धारित करता है, भाषा संज्ञान को नहीं, लेकिन भाषा बाद में संज्ञान को सपोर्ट करती है। निष्कर्ष अतिशयोक्ति है। अब हम लोग 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोग जल्दी से देखिए फटाक से। इसका आंसर आपका होगा सी, दोनों से निष्कर्ष सही निकलता है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी में बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता है। निष्कर्ष, शिक्षक को स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। पहला ऑप्शन दोनों सही, कारण सही व्याख्या करता है। कथन सही, निष्कर्ष गलत। दोनों गलत, कथन गलत। तो जल्दी से आप लोग बताइए। इसका उत्तर होगा ए। जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग से बच्चा सीखता है। निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सही है। ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग कक्षा में रखना चाहिए। बी, सभी बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में साथ पढ़ना चाहिए उचित सहायता देकर। सी, समावेशी शिक्षा केवल शारीरिक विकलांगों के लिए है। समावेशी शिक्षा से समान बच्चों का विकास रुक जाता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा बी, सभी बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में साथ पढ़ना चाहिए उचित सहायता देकर के। अब हम लोग जल्दी चलते हैं 17वें प्रश्न पे। कथन, कोहलबर्ग के नीति विकास में प्री कन्वेंशनल स्तर पर बच्चा सजा से बचने के लिए नियम मानता है। निष्कर्ष, नैतिकता बाहरी नियंत्रण से आती है। ए, ऑप्शन ए दोनों सही और कारण सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन सही, निष्कर्ष आंशिक सही। सी, दोनों गलत। डी, केवल कथन सही। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ए, दोनों सही और कारण सही व्याख्या करता है। अब 18वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अधिगम के कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत से सही है। ए, बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षक देता है। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है पूर्व अनुभव से, अधिक केवल मेमोराइजेशन से होता है। बच्चे निष्क्रिय होते हैं। तो इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए आप लोग। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है पूर्व अनुभव से। विकास व्यक्तिगत अंतर में दिखता है। निष्कर्ष, शिक्षक को सभी बच्चों में एक जैसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ए, दोनों सही है, निष्कर्ष सही व्याख्या करते हैं। केवल कथन सही है, दोनों गलत हैं। डी, निष्कर्ष गलत है। इसका आंसर होगा ए, दोनों सही, निष्कर्ष सही व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सही है। ए, शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है। बी, बच्चे की रुचि। सी,
बच्चे की रुचि, आवश्यकता और गति के अनुसार शिक्षा। सी, केवल किताबी ज्ञान पर जोर। डी, कक्षा में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा बी, बच्चे की रुचि, आवश्यकता और गति के अनुसार शिक्षा। अब हम लोग 21 क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठोस क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। अब लोग 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा संरक्षण की अवधारणा कब समझता है? ए, संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, ठोस क्रियात्मक अवस्था में, औपचारिकता क्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठोस क्रियात्मक अवस्था में। 23वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? ए, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना। बी, पुराने स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना। सी, संतुलन प्राप्त करना। डी, संज्ञानात्मक संघर्ष। जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा नई जानकारी को पुरानी जानकारी में फिट करना। 23वें प्रश्न में आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? पहला, ए, बच्चा जो अकेले कर सकता है। बी, बच्चे जो सहायता से कर सकते हैं लेकिन अकेले नहीं। बच्चा जो कभी नहीं सीखता है। डी, केवल परिपक्वता से विकास। जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा आपका बी, बच्चा जो सहायता से कर सकता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? ए, बच्चे को स्थायी सहायता देना, आवश्यकता अनुसार सहायता देना और धीरे धीरे हटाना, केवल भाषा सीखना, व्यक्तिगत अंतर नजरअंदाज करना। इसका आंसर होगा बी, आवश्यकता अनुसार सहायता देना और धीरे धीरे हटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से क्या है? ए, व्यक्तिगत प्रक्रिया। बी, सामाजिक प्रक्रिया, केवल जैविक प्रक्रिया, पर्यावरण से अलग। तो इसका आंसर होगा सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी स्तर है? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका होगा आंसर आपका बी, 3। तो देखते हैं कौन से 3 इनके स्तर हैं। पहला स्तर इनका प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा इनका जो है पोस्ट कन्वेंशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होती है? पहला, सामाजिक नियम पे, दूसरा सजा और इनाम पे, तीसरा सार्वभौमिक सिद्धांत पे, चौथा कानून व्यवस्था पे। तो इसका आंसर होगा सजा और इनाम। कोहलबर्ग कन्वेंशनल स्तर का उदाहरण क्या है? अच्छा लड़का लड़की बनना, कानून का पालन करना, व्यक्तिगत सिद्धांत, सजा से डरना। तो इसका आंसर होगा अच्छा लड़का लड़की बनना और कानून का पालन करना। कोहलबर्ग के पोस्ट कन्वेंशन स्तर में नैतिकता किस पर आधारित होती है? सामाजिक अनुबंध पे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सजा से बचना, अच्छा दिखना। तो इसका आंसर आपका होगा बी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांत में मुख्य समानता क्या है? दोनों विकास को चरणबद्ध बनते हैं, दोनों सामाजिक विकास पे जोर देते हैं, दोनों भाषा को मुख्य मानते हैं, दोनों पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं। जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर होगा दोनों विकास को, ए, दोनों विकास को चरणबद्ध मानते हैं। अब क्यों है आइए हम बताते हैं। दोनों स्टेज थ्योरी है, इनवेरिएंट सीक्वेंस।
32वां क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था में प्रमुख होता है? जल्दी बताइए। प्री ऑप्शनल इसका आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बताइएगा। केवल संवाद, विचारों का निर्माण और नियंत्रण, केवल मनोरंजन, अनुवांशिक। तो इसका आंसर होगा आपका बी, विचारों का निर्माण और नियंत्रण। आइए हम लोग समझते हैं क्यों है। लैंग्वेज इज ए टूल फॉर थॉट, इनर स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? यह केवल लड़कों पर आधारित रहता है, बहुत ज्यादा चरण है, कोई आलोचना नहीं है, केवल वयस्कों पर लागू है। जल्दी बताइए आप लोग। ये है आपका जेंडर बेस, यह केवल लड़कों पर आधारित होता है। 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त सोच, केवल ठोस वस्तुओं पर सोच, संरक्षण नहीं समझता, ईगोसेंट्रिज्म। तो इसका पहला आंसर होगा अमूर्त सोच और 36 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मोर नॉलेज अदर एमक्यूई कौन होता है? शिक्षक या सहपाठी जो अधिक जानता है, केवल माता पिता, बच्चा स्वयं, कोई नहीं। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आपका शिक्षक या सहपाठी जो अधिक जानता है। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार हेंस किस स्तर को जांचता है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सभी। तो इसका आंसर होगा आपका सभी। क्यों? प्रसिद्ध नैतिक दुविधा। पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की मुख्य अंतर क्या है? पियाजे व्यक्तिगत निर्माण, वाइगोत्स्की सामाजिक निर्माण, दोनों एक जैसे। पियाजे सामाजिक, वाइगोत्स्की व्यक्तिगत, डी कोई अंतर नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। कोहलबर्ग के अनुसार सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ऑटोनोमस। तो इसका आंसर होगा सी, पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ना, इनकी संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की। तो आप लोग प्लीज इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे कि हम आपको और सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें जो कि आपके 7-8 को एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के लिए। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे आप लगातार बने रहें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीटेट में इन सिद्धांतों से सबसे ज्यादा प्रश्न किस पे आते हैं? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पियाजे की अवस्था है और विशेषताएं, वाइगोत्स्की का जेडपीबी स्केल फोल्डिंग, कोहलबर्ग के स्तर और उदाहरण, डी उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी में थांडाइक का अधिगम सिद्धांत किस प्रकार का होता है? थांडाइक का अधिगम सिद्धांत किस प्रकार का होता है?